मनीष जी, हम लोगों ने संभवतः 10 या 11 फरवरी को कार्यक्रम किया था। तब मैंने कहा था कि 10 फरवरी को आईएमएफ की टीम आई थी और पाकिस्तानियों ने बड़ा जश्न मनाया था। ऐसा मचाया था, वहां की जो सत्ताधारी दल है, शहबाज शरीफ और इसाक डार जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने ऐसा ऊधम काटा था कि बस जो आईएमएफ की जो टीम आ रही है वो कोई खजाना लेके आ रही है, इनको दे देगी, जबकि कुल मामला $6 बिलियन के कर्जे का था। और उनके पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते वो $1 बिलियन पे आ गया था कि पहली किस्त $1 बिलियन की देंगे, 6 बिलियन इकट्ठे नहीं देंगे। और 10 तारीख को जब वो लौटी थी टीम, तो उसने कहा था कि अभी हम वापस जाके अमेरिका में कंसल्ट करेंगे, 2-3 दिन में हम आपको जवाब दे देंगे। वो जवाब भी नहीं आया था। और जवाब तो नहीं आया था, लेकिन उसके बाद मान लीजिए 16 या 17 फरवरी को पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम पहुंच गई थी चेयरमैन के साथ। मतलब वो 2019 में चेयरमैन बने थे, 19 के बाद 2023 में उनका पहला दौरा पाकिस्तान का था। और उस दिन भी हम लोगों ने मनीष जी पूरा कार्यक्रम किया था, दर्शकों को याद कि किस तरह उन्होंने एक एक परमाणु प्लांट की पूरी इंस्पेक्शन उन्होंने किया था। तो वो एक संकेत था। और ये इंतजार कर रहे थे कि आईएमएफ का कोई जवाब आएगा, वो जवाब तो नहीं आया। उसके बजाय वो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूरी टीम आ गई चेयरमैन के साथ। और उस समय भी इन्होंने बहाना बनाया कि ये कुछ विकास में परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए कुछ बातचीत करने, कुछ प्रोग्राम बनाने आए हैं, खाने आटा खाने को है नहीं, और एटॉमिक एनर्जी से डेवलपमेंट करने की बातें कर रहे हैं। तो उस दिन हम लोग का मनीष जी पूरा प्रोग्राम था, जिन्होंने देखा वो याद होगा कि हम लोगों ने कहा था ये बिकने की कगार पे आ गया है। और वो आईएमएफ ने कोई जवाब नहीं दिया था। 10 तारीख को लौटे थे, 2-3 दिन की बात करके गए थे, लेकिन 18 तक कोई जवाब नहीं दिया था। बजाय उसके वहां से दूसरी टीम आ गई थी। उसके बाद का जो बनी जी अब जो घटनाक्रम है कि कल शाम को पाकिस्तान की संसद में इसाक डार ने जो बयान दिया है, वो मनी जी सारी कहानी कह रहा है। उसने पहले तो उसने कहा कि हम किसी भी कीमत पे अपने अपने परमाणु कार्यक्रम से, अपनी परमाणु मिसाइल से किसी भी प्रकार का हम बहुत बुरी हालत में, लेकिन हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हमारे ऊपर दबाव है। ये भी उसने कहा कि हमारे ऊपर दबाव है। और दूसरा उसने बयान दिया मनीष जी कि आईएमएफ अभी तक वो जो 10 तारीख को कह के गए थे कि हम 2-3 दिन में जवाब देंगे, वो जवाब 10 फरवरी को कह के गए थे। आज समझिए 17 मार्च आ गई, अभी आईएमएफ का जवाब नहीं आया है। तो वो अपने देश के कह रहा था कि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन हम करेंगे, हमको इंतजार करना होगा। अभी तक उनको पैसा आना छोड़ दीजिए, अभी जवाब नहीं आया कि देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मनीष जी उसी के साथ एक पाकिस्तान के अखबार पढ़िए, रंगे हुए हैं, एक खबर और लीक हुई, सत्ताधारी दल से ही लीक हुई, उसकी कैबिनेट से लीक हुई कि वो आईएमएफ ने इनको जवाब दे दिया है कि अपने जो परमाणु मिसाइल हैं, परमाणु मिसाइल का जो आपका कार्यक्रम है वो भी लॉन्ग रेंज में, दर्शकों से बता दूं कि उसके बाद एक ही लॉन्ग रेंज मिसाइल है, संभवतः गौरी। और वो एक अकेली ऐसी मिसाइल है जिससे पूरा हिंदुस्तान उसकी रेंज में आता है। तो पहली शर्त तो आईएमएफ ने ये लगाई कि आप अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रोग्राम डिसमेंटल करिए, इसको खत्म करिए, ये आज पे कोई काम नहीं होगा, इस पे कोई पैसा नहीं लगाया जाएगा। ये पाकिस्तान के अखबार कह रहे हैं। और दूसरा मनीष जी जो सबसे खास बात है कि उसके अलावा हमें अपने एक संदेशा और भेजा है कि ये तो करो ही करो, इसके बिना तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरे, अब हम तुमको जो भी कर्जा देंगे उसके लिए तुम हमको गारंटी दो, और तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो तुम गारंटी क्या दोगे। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे मित्र देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे चीन हो, ईरान हो, या मिस्र है, वो भी बड़ा गद्दार टाइप का, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इनमें से किसी से भी ये गारंटी दिलाओ कि अगर तुम नहीं चुका पाओगे तो वो चुकाएंगे। और मनीष जी उसमें एक कोड में खा जाओगे, तो उन्होंने कहा कि ये बमौखिक, ये बयानबाजी से नहीं, उनसे हमको लिखित गारंटी चाहिए, और नहीं तो ये अपना ये खत्म करो। तो हाहाकार वाली स्थिति है। सऊदी अरब खुद तो एक अरब डॉलर तो दे नहीं रहा उसको, उसके गारंटी कहाँ ले लेगा। मतलब ऐसे आदमी की जो पिछले 70-75 साल से सिर्फ कर्जा लेके घी पी रहा है, उसने वापस कभी किया ही नहीं किसी का, तो उसके लिए सऊदी अरब काहे दे देगा उसको। तो वो गारंटी मिल नहीं रही है। वो परमाणु मिसाइल को ये करका गया है। और वो उसने साफ कहा कि तो वो एक सफाई दे रहा था, लेकिन माहौल वही है
कि इसमें मनीष जी जो अभी 56 इंच के चाय वाले का रोल है, वो अभी दर्शकों को समझाता हूँ कि अब वो उसको मजबूरन मनीष जी अभी 10-15 दिन और इस तरह की डींगे हाँक ले। वहां के जो लीडर हैं पाकिस्तान के, उनका इतिहास रहा है मनीष जी कि वो बिल्कुल गिरगिट की तरह तत्काल रंग बदलते हैं। तो उनको वापस होने में कोई परेशानी नहीं होगी, अपना बयान वापस करने में। वो इमरान खान कह ही चुका है कि ये नेता का, अगर नेता ने यू टर्न नहीं लिया तो वही उसका एक तरह से उसकी बड़ी गुण है उसका, नेता का यू टर्न लेना। तो ये अब ये इस तरह के संसद में जो चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा था और जो पाकिस्तानी अखबारों में छपी हैं खबरें, उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि अब वो परमाणु कार्यक्रम पे उसके संकट आ गया। और ये इसीलिए उसको सफाई देनी पड़ी संसद में आके। और जो लॉन्ग रेंज परमाणु मिसाइल है, उस पर तो उसको रोक लगानी पड़ेगी, उसको उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और मैंने कहा ना कि उसके जो उसके लॉन्ग रेंज की उसकी जो मिसाइल है, उसमें मनीष जी 2 ही 3 देश हैं जो उसकी रेंज में आते हैं। तो एक तो चीन है, तो चीन पे तो हमला करने जा नहीं रहा पाकिस्तान। दूसरा सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब पे भी सोच नहीं सकता वो करने के लिए। तीसरा देश हमारा भारत है, तो एक तरह से भारत ही के लिए वो तैयार करके उसी को देख देख के खुश हुआ करता है। तो उस पे प्रहार आईएमएफ ने सारी नहीं, उसने कहा ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है ये प्रोग्राम अपना बंद करो। तो मनीष जी इस प्रतिबंध का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो भारत ही है। भारत ही के लिए बहुत राहत की, बड़े सुख की, बड़े प्रसन्नता की बात है। तो आईएमएफ ऐसी शर्त रख रहा है, वो जान रहा है कि चीन और सऊदी अरब से थोड़ी करेगा। तो ये सीधे सीधे मनीष जी ये कूटनीति, जो ये खैराती दिल्ली के दलाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को विदेश नीति नहीं आती, कूटनीति नहीं आती, तो ये समझिए कि खेल कहाँ से कहाँ घूम रहा है, कि ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है, स्टेयरिंग कहाँ चल रहा है। तो पाकिस्तान को एक तो बंगी बना दिया, और एक एक बिलियन डॉलर के लिए वो तरस रहा है। एक 6 बिलियन की मतलब मांगी थी, आपका उन्होंने कहा आपका इशारा साफ है कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति फेल है, जो पूरा लुटियन दलाल जिस तरह से एस जयशंकर के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें फेल साबित करने में लगा हुआ है, ये पूरा साफ दिखता है कि भारत की विदेश नीति का असर है। पाकिस्तान पर ही जो डंडे पड़ रहे हैं, इससे पहले अभी जो 2 दिन पहले जो चाइना के लिए जो कहा गया है, और पाकिस्तान से जो कुछ भी ये छीना जा रहा है, उसमें निश्चित रूप से भारतीय कूटनीति का एक प्रभाव है कि ये देश दुनिया के लिए खतरा हो चुका हुआ है। ये जैसे कहते हैं ना कि जो बानर के हाथ में इस तरह से कुछ ऐसा चीज नहीं दे देना चाहिए कि जिससे वो तहस नहस कर दे। और हाँ। दूसरी चीज ये कि ये इस्लामिक कंट्री में, कि मैं एक ऐसा देश हूं जो इस्लामिक देशों में मैं इकलौता हूं जो परमाणु बम वाला हूं। तो ये जो धौंस दिखाता था इस्लामिक कंट्री में, ये अरब कंट्रियों को जो धौंस दिखाता था, ये अरब कंट्रियों ने भी इसे दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया, किसी ने इसे भीख भी नहीं दिया। ये तेरा मेरा रिश्ता क्या का जो गैंग, ये जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ में चिल्ला चिल्ला करके जो भारत खिलाफ षड्यंत्र रहते हैं, उन सबको जानना चाहिए कि ये पाकिस्तान ताल ठोकता था कि पूरे इस्लामिक कंट्री में हम अकेले हैं जो परमाणु बम वाले हैं। सऊदी अरब से लेकर के कुवैत जैसे देशों ने इसे 2 किलो आटा तक नहीं दिया, मतलब भूखे मरने को छोड़ दिया। ये तेरा मेरा रिश्ता क्या कि ऐसी तैसी हो गई। तो क्या आपको लगता है कि पूरा अरब कंट्री भी ये चाहता है कि इसके पास से छीना जाए, ताकि ये जो धौंस दिखा रहा है एक तरह से इस्लामिक कंट्री को ये दिखा रहा है कि हम यदि कुछ किया तो हम लेके फेंक देंगे। तो क्या पाकिस्तान चाहता, क्योंकि भारत ने भी हाल के दिनों में तमाम अरब कंट्रियों से उसके रिलेशन बने हैं। सऊदी अरब में मंदिर जो है उसका उद्घाटन किया गया, मोदी राज में प्रधानमंत्री ने शुरुआत करवाया था। तो आपको ये लग रहा है कि पूरी स्ट्रेटजी ये भारत की है कि इसको एकदम से बेताल बना करके छोड़ दो? हाँ, अब मनीष जी बता रहा हूँ कि जो आपने जिक्र किया सऊदी अरब का, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मूर्ख मित्र और मूर्ख सलाहकार वो जानलेवा होते हैं। वो जानलेवा होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है, उसकी जद में जो 3 प्रमुख देश हैं, या तो चीन आता है, या अरब सऊदी अरब आता है, या भारत आता है। तो मैंने कहा चीन चीन का तो कोई मतलब ही नहीं है। चीन के तो एकदम पैरों पड़ा हुआ टुकड़ों पे पाकिस्तान, पड़ रहा है वो। वहां तो सोच भी नहीं सकता। अब आता भारत, तो भारत नंबर 1 दुश्मन है। उसी के लिए वो पूरा मतलब घास खा के वो परमाणु बम बना रहा है, जो उसका कहा था भुट्टो ने। तीसरा मनीष जी, सऊदी अरब। तो जो सऊदी अरब इनको हाथों हाथ लेता था, वो मनीष जी वो अब $1 अरब नहीं दे रहा है। तो उसका कारण समझिए। और ये जो मैंने कहा ना कि ये मिजाज, ये हायर लेवल पे
डिप्लोमेसी का मनीष जी चरम है कि अगर आपको ध्यान हो कि जब वो परमाणु एजेंसी आके लौट गई थी तो पाकिस्तान के मौलानाओं के बड़े बयान वायरल हो रहे थे, और एक उनका डिफेंस एक्सपर्ट है, लाल टोपी लगाता है, जायद हमीद, उसका बड़ा आया था। तो उसने वो खुलेआम चैनल पे कह रहा था कि ऐसे कोई पैसा नहीं देगा, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में एटम बम लो और तब निकलो पैसा मांगने के लिए। तो उसने सऊदी वऊदी ने सबका नाम लिया था कि इनको सबको धमकाओ तब ये पैसा देंगे, मतलब एक तरह से जैसे गुंडे वसूली करते हैं पिस्तौल दिखा के, वो सलाह वो खुलेआम दे रहे थे। और वो मैंने कहा वो जायद हमीद उनके यहाँ नेशनल एक्सपर्ट है, पाकिस्तान आर्मी का बड़ा दुलारा है। और दूसरा वो रिजवी है जो तहरीके लब्बैक करके समझिए तीसरी बड़ी पार्टी है, वो चौथी हो गई अब, क्योंकि शहबाज शरीफ, भुट्टो और इमरान के बाद चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। लाहौर में उसको लाखों वोट मिले थे पिछले चुनाव में। उसका जो सदर है वो रिजवी पूरा नाम है, उसका पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो तो बाकायदे रैली करके कह रहा था कि एटम बम लेके तब जाओ इन लोगों से पैसा मांगने, ऐसे कोई पैसा नहीं देगा। तो सऊदी अरब ये जानता है कि इसकी औकात नहीं है, लेकिन ये जानता है कि ये लफंगा है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो वो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि IMF ने जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल पे प्रतिबंध लगाया है, इसको खत्म करो तब तुमको पैसा मिलेगा। तो वो भारत का तो दबाव प्रभाव नहीं, भारत का दबाव, और उसमें साथ दिया है सऊदी अरब ने भी कि इस नालायक के हाथ से छीनो, ये पता नहीं क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, कोई भूखों मरने कगार पे ये आ गया है। तो कुल मिला के मनीष जी ये है कि यहाँ की खैराती समझ ले कि चाय वाले का चक्कर जो चल रहा है, तो वो भीख मांगने के कगार पे तो आ ही गया था, अब उसके हाथ से हथियार भी छीनने की नौबत आ गई है। क्योंकि कल जिस तरह से बिलबिला रहा था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री संसद में, सफाई दे रहा था, लेकिन अखबार कुछ और कह रहे हैं कहानी। वहां के सारे जो एक्सपर्ट हैं सारे न्यूज चैनलों पे, वो सब कह रहे हैं कि ये स्थिति आ गई है और पैसा मिलने का बिना इन शर्तों को माने। तो वो दोनों शर्त मनीष जी लिख के कोई देगा नहीं, ना तो चीन लिख के देगा, ना सऊदी अरब देगा। सऊदी अरब गारंटी क्यों लेगा, सऊदी अरब तो खुद ही इतना धनवान है, $1 बिलियन उसके लिए कोई मायने रखता है, ऐसे ही वो दे देता। लेकिन वो ना तो इनको दे रहा तो गारंटी क्यों लेगा। और वो एक मिस्र वाला तो वो भी भूखों मरने कगार पे, उसको जरा साल 2 साल लगेंगे, दर्शक जान ले किसी दिन हम लोग उस पर भी करेंगे कि वो भी भूखों मरने कगार पे बहुत तेजी से ढलान पे जा रहा है। वो इनका बड़ा गहरा मित्र था, तो वो इस हैसियत में नहीं कि इनको देख सके। तो कोई कुल मिला के बयाना लेने की स्थिति में पाकिस्तान बिकने की स्थिति में है। और भुट्टो ने जो कसम खाई थी, उस कसम को अब हम लोग साकार होते देखेंगे कि घास की रोटी खाएंगे और परमाणु बम बनाएंगे, भारत से 1000 साल लड़ेंगे। तो अब 1000 साल की बात तो जाने दीजिए, लेकिन हाँ परमाणु बम इसको घास की रोटी तो उसने खिलवा दी, और कुछ दिन रुक जाइए। तो ये एक बढ़िया खबर थी पाकिस्तान से। हालात ये हैं, मुझे लगता है कि इसलिए मैं बार बार इशारा करता हूं कि यहाँ जो ताल ठोकते हैं तेरा मेरा रिश्ता, क्या रिश्ता ऐसा है कि सऊदी अरब तो कम से कम सर इतना तो दे सकता है कि 1 किलो आटा तो पाकिस्तान को दे ही सकता था, कि हर घर को 1-1 किलो आटा तो दे ही सकता था। ये भिखमंगी की ये गोश्त खाने वाले, इन्हें गोश्त तो छोड़ दीजिए, अभी आटे की लाले पड़े हुए हैं। और ये तेरा मेरा रिश्ता वाला जो इतना पेट्रोल से डीजल से कमा रहा है, अथाह पैसा जिसके पास है, एक छोटा सा कुवैत यदि चाह ले तो पाकिस्तान को कम से कम सर आटा और दाल तो दे ही सकता है। इतना तो इन भिखमंगों को दिया ही जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई इस्लामिक रिश्ता ऐसे काम नहीं आया। इन भिखारियों को 1 किलो आटा भी देने की स्थिति में वो नहीं है।